Hello, good morning, dear students. Welcome again to your history class. Dear students, in the last videos or in the previous lecture, I told how the European countries uh, started coming to India and why. ओके पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि धीरे धीरे किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे वो धीरे धीरे भारत आ रहे थे और क्यों। बिकॉज इंडिया वॉज ए पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर दैम। सदियों से भारत एक पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा यूरोप के देशों के लिए। इंडिया शुरू से ही फेमस रहा अपने हीरे जवाहरात के लिए, अपने मंदिर के लिए, अपने मंदिरों के लिए, अपने कल्चर के लिए। तो लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होता था भारत और इंडिया। सो as told in the previous videos that in the 18th century 18वीं शताब्दी में भारत में क्योंकि एक लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी था, जिसके चलते धीरे धीरे यूरोप के कई देश भारत में अपने कदम रख रहे थे। और उनमें सबसे पहले यूरोपियंस में मैंने ऑलरेडी बताया आपको वास्को डी गामा के बारे में, दैट ही वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज़। वो पहला पुर्तगाली था जिसने कि भारत में कैलिकट में, कहाँ पर, कैलिकट में 1498 में अपने पाँव रखे। आज कैलिकट को हम क्या कहते हैं, केरला में कोझिकोड। ठीक है, क्या कहते हैं, कोझिकोड। नाउ भारत में इम्पेरियलिज्म, सी द एज ऑफ इम्पेरियलिज्म। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेरियलिज्म? इम्पेरियलिज्म, इम्पेरियलिज्म शब्द का अर्थ क्या है? इम्पेरियलिज्म मीन्स एक्सटेंडिंग द पावर बाय एनी मीन्स। अपने पावर को इस तरह से बढ़ाना कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो धीरे धीरे उनके क्या हो जाए, अधीन हो जाए, अंडर आ जाए। इट वॉज ए सिस्टम, इट वॉज ए प्रैक्टिस इन विच द पावर, शक्ति का विस्तार करना, अपने शक्ति को बढ़ाना। अब अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाते हैं? धीरे धीरे दूसरे एरियाज़ को कैप्चर करके, ओके, वो उस जगह को डोमिनेट करके। तो इंडिया में क्या हो रहा था एक समय में, 18th सेंचुरी में, देखो यहाँ लिखा, द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी एंड वीक सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब। वीक सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब। हमारे कंट्री में, भारत में कोई भी एक अच्छा रूलर नहीं था जो कि कंट्री को संभाल के रख सके, जिसके चलते कई राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। मैंने पहले भी बताया है, जिसमें कि नाम देखो लिखा हुआ है, दे वेर द स्टेट्स ऑफ बंगाल, अवध, हैदराबाद एंड मैसूर। ओके, तो इन राज्यों ने अपने आप को क्या घोषित किया, स्वतंत्र, क्योंकि उनको लगा कि अब हमारे ऊपर कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं है। और यहाँ पर दूसरे जो कम्युनिटीज़ थे, जैसे कि सिख, मराठा, द जाट्स एंड द यू सी राजपूत्स, कौन आ गए, राजपूत्स। ये जो दूसरे जो पावर्स थे, इन्होंने भी अपने आप को क्या घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। सो यहाँ पर जो सिचुएशन क्या क्रिएट हुआ कि पूरे कंट्री में एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा स्टेज तैयार हो गया। सी द लाइन्स आर रिटन हियर, हैंस द स्टेज वॉज सेट फॉर यूरोपियंस टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, मतलब यहाँ पर पूरी तरह से स्टेज तैयार था। एक फेवरेबल, देयर वाज ए फेवरेबल कंडीशंस, एक फेवरेबल कंडीशन तैयार हो गया था भारत में। यूरोपियंस ने फिर इसका क्या किया, फ़ायदा उठाया। उन्होंने इस सिचुएशन का क्या उठाया, फ़ायदा उठाया।
और अब हम बढ़ते हैं ट्रेडिंग कंपनीज की ओर। किसकी ओर? ट्रेडिंग कंपनीज। सो ट्रेडिंग कंपनीज क्या थे? ट्रेडिंग कंपनीज को मतलब ऐसी कंपनी जो क्या करती है? व्यापार करती है। देर आर सो मेनी कंपनीज बट ट्रेडिंग कंपनी क्या होती है? जो व्यापार करती है। एंड प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि इंडिया में सबसे पहले इंग्लैंड की तरफ से जो कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो हम नीचे पढ़ेंगे, बात के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो मैनी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन कोस्टल एरियाज। सी द फर्स्ट लाइन कि जितने भी जो बहुत सारे जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो धीरे धीरे भारत में आ रही थी, सबसे पहले आते ही उन्होंने इंडिया के इंटीरियर पार्ट्स को कैप्चर नहीं किया, उन्होंने कोस्टल एरियाज़ को अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया। क्योंकि हम आज भी जानते हैं कि भारत में शुरू से या दुनिया के देशों में शुरू से व्यापार जो होता था वो अधिकतर कौन से रूट से होता था? सी रूट। कौन से रूट से? सी रूट। तो वास्को डी गामा किस रूट से आया था? सी रूट से आया था। तो इसलिए इन लोगों ने जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे या यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर्स कंपनीज जो थे, उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स के लिए कौन सा जगह चुना? कोस्टल एरियाज। ओके, तो कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। और इन ट्रेडिंग सेंटर्स को नाम दिया गया, सी द लाइन, द ट्रेडिंग सेंटर्स वेर कॉल्ड फैक्ट्रीज। द ट्रेडिंग centers were called factories, which meant the places where factors or officials worked. फैक्ट्रीज मतलब क्या? ऐसा जगह, ऐसी प्लेसेस जहाँ पर फैक्टर्स, हियर फैक्टर्स मतलब लोग, ठीक है, कर्मचारी, फैक्टर्स और ऑफिशियल्स वर्कड। Some factories were fortified as a safeguard from the rival trading companies. इनमें से कुछ फैक्ट्रीज को फोर्टिफाइड कर दिया गया था। सी द लाइन, फैक्ट्रीज वेर फोर्टिफाइड एज ए सेफगार्ड फ्रॉम द राइवल ट्रेडिंग कंपनीज। इनमें से कुछ फैक्ट्रीज को फोर्टिफाइड मतलब छावनी के रूप में भी बदल दिया गया था, ताकि उनके जो दूसरे राइवल ट्रेडिंग कंपनीज हो, दैट मीन्स कंपटीटर्स इंग्लैंड के मुकाबले उसके जो कंपटीटर्स थे, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इनसे वो अपने आप को डिफेंड कर सके, अपने आप को बचा सके। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर्स को क्या करना चालू कर दिया? फोर्टिफाइड। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिसके चलते वो भारत आए? कौन सी चीज़ों ने उन्हें अट्रैक्ट किया? सो दे बोट व्हाट? यू प्लीज़ डू अंडरलाइन, दे बोट स्पाइसेस, मसाले, देन कॉटन टेक्सटाइल्स, see the line, कॉटन टेक्सटाइल मतलब सूती वस्त्र जो होते थे, ठीक है, जो हाथों से बने होते थे, कॉटन टेक्सटाइल्स। इंडिगो एक तरह का कलर होता था जो कि कपड़ों में रंगा जाता था, नील, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? नील। ओके, इंडिगो, यू सी द लाइन, इंडिगो। एंड सॉल्टपीटर मीन्स एक तरह का रॉ मटेरियल, कच्चा माल, सॉल्टपीटर। सी द लाइन, सॉल्टपीटर एक तरह का रॉ मटेरियल जिससे कि क्या बनाया जाता था? गन पाउडर। क्या बनाया जाता था? मेकिंग गन पाउडर। सो दीज वर द आइटम्स विच वर बॉट, जो कि बहुत ही सस्ते दामों में भारत से लिया जाता था। देखो लिखा है चीप रेट्स फ्रॉम इंडिया। भारत से इन चीज़ों को सस्ते दाम पे ख़रीदा जाता था और यूरोप के दूसरे देशों में और अमेरिका में, सी इन यूरोप एंड अमेरिका
इसे ऊंचे दामों में बेच दिया जाता था। ओके, अब इस ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ जो ह्यूज प्रॉफिट हो रहा था धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज़ को, जिसके चलते इनके बीच में धीरे धीरे क्या चालू हो गया, कंपटीशन। क्या चालू हो गया, कंपटीशन। द ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन लेड टू, द ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन लेड टू अ कंपटीशन अमंग द फॉर ट्रेडिंग कंपनीज। देखो यहाँ लिखा, इट लेड टू अ कंपटीशन among the foreign trading companies. Okay, foreign trading companies. See the line again. It led to a competition among the foreign trading companies. Okay, तो धीरे धीरे जो यूरोप के दूसरे जो कंपनीज थे, देखो लिखा है द ट्रेडिंग कंपनीज, उन्होंने इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज, इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज के आगे हार मान लिया। ठीक है, अब केवल इंडिया में केवल 2 ही मेन राइवल्स रह गए। देखो, हु रिमेन द मेन राइवल्स इन इंडिया, सी अगेन, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच, दैट मीन्स इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, इस तरह के और भी कई देश थे जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन लास्ट में केवल 2 ही दुश्मन रह गए, 2 ही कंपटीटर्स रह गए। वो कौन से 2 कंट्रीज थे, द फ्रेंच, सी द फ्रेंच कंपनीज एंड द इंग्लिश। मतलब 2 कंपटीटर कौन से हो गए, इंग्लैंड और फ्रांस। ओके, तो ये थे ट्रेडिंग कंपनीज। ट्रेडिंग कंपनीज हमने पढ़ा किनको कहा जाता था, ट्रेडिंग कंपनीज, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब ट्रेडिंग कंपनीज थे जिनको कि उनके देशों से भेजा गया था कि जाएं और भारत में व्यापार करें। ठीक है, लेकिन अब इंडिया में आने के बाद उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी की कमी है, कोई भी एक अच्छा रूलर नहीं है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने धीरे धीरे भारत में अपना राज करना चालू किया। अब हम आगे बढ़ेंगे, द ईस्ट इंडिया कंपनी। द ईस्ट इंडिया कंपनी, एज वी नो दैट, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक छोटी सी कंपनी ने भारत में वो जो व्यापार करने आई थी, कैसे उन्होंने इतने विशाल भारत पर अपना राज कब्जा कर लिया। ये इट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए डेलिबरेट एफर्ट, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ठीक है, ये जो जीत उनको हासिल हुआ ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे उनको कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, उनको कई काम करने पड़े, तब जा कर के उन्होंने भारत में अपना राज्य किया। बट अर्लियर you should know that which company came to India to do trade, the East India Company। क्या नाम था, द ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेडिंग पोस्ट चालू किया सूरत, वेरी सूरत इन गुजरात। ओके, सबसे पहले उन्होंने अपना व्यापार कहाँ पर बनाया, सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पर बनाया, सूरत में। और इसके बाद 3 प्लेसेस को उन्होंने चुन लिया मेन अपने पोस्ट के लिए। वन वॉज फोर्ट विलियम इन बंगाल, देन सेंट जॉर्ज इन मद्रास एंड द बॉम्बे कासल। ओके, फोर्ट विलियम इन बंगाल, सेंट जॉर्ज इन मद्रास, बॉम्बे कासल। और यहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजाओं से, लोकल जो राजा थे उनसे अपना व्यवहार बनाना चालू किया विद द लोकल प्रिंसेस टू फर्दर देयर प्रॉफिट्स एंड द इंडियन रूलर्स। भारतीय राजाओं ने साइंड किया अलियंसेस मतलब क्या होता है, ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप बनाना। सो धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजाओं को लालच देना चालू किया, ग्रुप बनाना चालू किया, ताकि उनकी मदद से,
ठीक है, उनकी मदद से वो भारत में ट्रेड व्यापार मजबूत कर सके। अब भारतीय राजाओं ने क्यों उनका साथ दिया? द इंडियन रूलर्स ने ग्रुप में उनका साथ इसलिए दिया क्योंकि वो चाहते थे कि इंग्लिश जो लोग हैं वो अपने मिलिट्री के द्वारा, इंग्लिश आर्मी, इंग्लिश मिलिट्री के द्वारा उनको मदद करे उनके इंटरनल राइवलरीज को दबाने के लिए। इंटरनल राइवलरीज मतलब क्या होता है यहाँ पर? इंटरनल राइवलरीज मीन्स उनके दुश्मनों को कुचलने के लिए। सो इस तरह से उन्होंने, इंडियन रूलर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे साथ देना चालू किया और इसका फ़ायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत में अपना कंट्रोल कर लिया। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कर्नाटिक वॉर्स। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।